ठीक है, तो हमने अपने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था, ये सब देख लिया हमने। लैंड रिसोर्स देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन लैंड देख लिया, लैंड पैटर्न इन इंडिया, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है भैया, लैंड डिग्रेडेशन तो समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, और उसको कैसे हमें कंजर्व करना है, उसके मेजर्स। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा दे, मतलब थोड़े और टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अपन देख रहे थे तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड क्वेरिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग समझ रहे हो ना, जो अपना सोना कोल या कोई भी और मेटल, मतलब इन सब की जो खदानें होती हैं, उसके चक्कर में डिफॉरेस्टेशन, जो इतने पेड़ हम काट रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रहा है। पेड़ों का कटने से भी लैंड को बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो अभी आगे इरोजन अपन पढ़ेंगे ही, तो उसमें भी पता चलेगा। तो डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में और माइनिंग के चक्कर में क्या हो रहा है कि लैंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है, उसकी सॉइल हट रही है। ठीक है, तो अब क्या, फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस कैन हेल्प कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, हमने देख लिया लैंड डिग्रेडेशन तो हो रही है मोस्टली, क्या मेन दो रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन और अपनी माइनिंग। ठीक है, ये दो रीज़न है, रीजन्स तो और भी हैं, केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक रीज़न है, बट हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम क्या देखते हैं कि हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ काटना, एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना और पेड़ों को ना काटना, इज एफॉरेस्टेशन। ठीक है, इससे हमारी जो सॉइल है वो जड़ों से जुड़ी हुई रहेगी, मजबूत रहेगी और जल्दी से इरोड नहीं होगी, तो उससे भी लैंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग समझ रहे हो ना, जो अपने जो अपन कैटल्स रखते हैं, अपनी बकरी गाय भैंस जो भी है, तो लोग जो चरने जाती हैं, ठीक है, जब चरते हैं तो भैया वो जो वहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं, जिसने सॉइल को पकड़ा हुआ है, जिसने सॉइल को जकड़ा हुआ है, अब क्या वो पौधों को खा जाती है, तो अब जो सॉइल होती है वो फ्री हो जाती है। ठीक है, अब जब वो फ्री हो गई है तो बहुत ही आसानी से वो जा सकती है कहीं पर भी, थ्रू वाटर, थ्रू एयर, तो ऐसे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो हम उस ग्रेजिंग को कंट्रोल करें कि भैया इसी एरिया में होगा, और कुछ टाइम बाद हम इस एरिया को बिल्कुल नहीं छुएंगे, अब उस एरिया में होगा, तो क्या होगा, इस एरिया में फिर से लैंड ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके से देन व्हाट, कंट्रोल ओवर माइनिंग। भैया हम हर जगह हमको जो है माइनिंग नहीं करनी चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कहाँ का, मध्य प्रदेश की ये घटना थी या कहीं आसपास की घटना थी, जिसमें क्या था कि डायमंड्स मिलने का वो था कि शायद डायमंड्स मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, तो अगर हम डायमंड्स के चक्कर में फॉरेस्ट को काट देंगे, मतलब ये प्लानिंग थी क्या, हाँ शायद, तो मैंने पढ़ा था, तो आई थिंक उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, या हाई कोर्ट ने, आई डोंट नो, बट कोर्ट का ऑर्डर था कि ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये इस पर अच्छे डिबेट चले थे कि ये जो हमारे जो जिसको पैसा चाहिए उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी 60 साल की ज़िंदगी जी के वो तो मर जाएगा, आगे के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना हमें, तो जो भी है, तो यही बात चली थी। तो अब वही अपन को देखना है कि हमें माइनिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, हम आज डायमंड्स के पीछे पड़े जो कि सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन भैया हम सीरियसली फॉरेस्ट को खो देंगे ना अगर हम वो करें। कितने बड़े बड़े पेड़ों को जो ना जाने कितने सालों में बने और ना जाने कितना अच्छी तरीके से ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, हम उनको खो देंगे, लैंड को ख़राब करेंगे, वो अलग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये जो माइनिंग है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स। ठीक है, जो वेस्ट लैंड क्या है, जहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम मतलब कि कोई खाने वाने वाला काम नहीं हो सकता, जैसे कि उसमें इतने मिनरल्स नहीं है, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो वहाँ पे अपन खेती कर सकें या कोई पेड़ उगा सके, पेड़ लगा सके, वो उसके पास इतना मिनरल नहीं है। तो लेकिन लैंड तो वो भी है, ठीक है, लैंड तो वो भी है, तो उसको कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, उसको किस किस कामों में ले आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना क्या हो रहा है हमारे लिए, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, तो इन सारी ये क्या थे, मतलब ये जो मैंने तरीके 3-4 अपन ने तरीके देखे, क्या सबसे एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना है, माइनिंग पे कंट्रोल करना है, और जो वेस्ट लैंड है जो कि एक रिसोर्स है लेकिन अभी उस पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में हमें उसको मैनेज करना है हमको। एक अच्छे लैंड के पेड़ काटने से अच्छा है ना कि एक वेस्ट लैंड को यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की मैनेजमेंट करनी है। अब ये सारी चीज़ क्या है, एक प्रिवेंशन है, किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये लिख लो।
ठीक है, ये हो गया अपना मतलब कि अपन ने डिग्रेडेशन के बारे में देख लिया, लैंड किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है। अब अपन क्या देख रहे हैं, एक नया टॉपिक देख रहे हैं अभी अपन, सॉइल एज ए रिसोर्स। हम सॉइल समझ रहे हो, मिट्टी भैया, ये जो अपनी मिट्टी है ज़मीन पे अपन जा रहे हैं, जो ऊपर के कुछ मीटर्स तक जो मिट्टी है उसे हम उसको हमने क्या बोला है, सॉइल। ठीक है, तो सॉइल को हम एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ करें, मतलब सॉइल भी एक रिसोर्स ही है, ऑब्वियस सी बात है। सॉइल नहीं होगा तो खेती किस पे करोगे, सॉइल के मिनरल्स के चक्कर में तो वहाँ पे खेती हो रही है। मिनरल्स अगर कहीं पे नहीं है तो वेस्ट लैंड हो जाता है फिर। ठीक है, तो सॉइल को हम ऐसा रिसोर्स कैसे यूज़ करें। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स एज सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना, सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये नॉट इन एवरी ईयर, मतलब सबका अलग अलग होगा, लेकिन मोस्टली 4-5 साल में जो है ये रिन्यू होता है। ठीक है, तो जो भी है, तो सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, जो क्या सपोर्ट करता है, प्लांट ग्रोथ सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का ग्रोथ, लाइक प्लांट, ट्रीज, व्हाटएवर, उसका ग्रोथ सपोर्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी बहुत से कीड़े मकोड़े ऑर्गेनिज्म व्हाटएवर और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, तो उनको सपोर्ट करता है कौन, सॉइल। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अभी अपन क्या देख रहे हैं, मेनली ये सॉइल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट, ये तो अपन को पता है, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन अपन को अब देखना है अलग अलग सॉइल्स के बारे में, जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का। ठीक है, तो अब जो क्लासिफिकेशन तुम लोग को MCQs में आएगा, टर्म 1 में आएगा ना ये, तो अब सॉइल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आ सकती हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कि भैया ये सॉइल में क्या उग सकता है, क्या लगाया जाता है, ये सॉइल किस काम में आता है, या ये सॉइल किन से स्टेट्स में पाया जाता है, व्हाटएवर। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब इसकी खूबियों के बारे में देख लेते हैं। फाउंड ऑल अराउंड नदर्न प्लेन्स। ठीक है, नदर्न प्लेन्स में पाया जाता है क्या, एलुवियल सॉइल। फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ 3 हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो कैसे बना ये सॉइल, मतलब कैसे बनता है, 3 हिमालयन रिवर्स के डिपॉजिट से बनता है। मतलब ये जो नदियाँ आती हैं और अपने साथ मिनरल्स छोड़ के जाती है, कुछ भी छोड़ के जाती है, तो उनके जो डिपॉजिट्स मतलब वो जो छोड़ के आगे बढ़ गई ये नदियाँ, उनसे क्या बनता है, ये सॉइल बनता है। कौन सा, एलुवियल सॉइल। अच्छा, और कौन सी मेन 3 हिमालयन रिवर्स है जिनके डिपॉजिट से ये बनता है, वो है द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन तीनों से। अभी ये सारी, ये पूरी डिटेलिंग है, इसमें कुछ थियोरी पार्ट नहीं है, पूरा डिटेलिंग है, याद रखना है ये सारी चीज़ों को। ठीक है, देन व्हाट, वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होता है। फर्टाइल समझ रहे हो, मतलब इसकी यहाँ पे कुछ भी लगाओ ये अच्छे से उगेगा, या मतलब वो चीज़ अच्छे से कल्टिवेट होगी उस पर, क्योंकि ये बहुत इसकी फर्टिलिटी हाई है। देन व्हाट, कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि इसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि इसमें ना ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में है।
ठीक है। पहला क्या, पोटाश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम, ये तीनों जो चीज़ें हैं इक्वल अमाउंट में है, इस वजह से ये सॉइल जो है एक बहुत अच्छी फर्टिलिटी देती है। ठीक है। देन व्हाट आइडियाज़ फॉर ग्रोइंग शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर, आइडल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। समझ में आ गया कि ये चीज़ बहुत आइडल है, वो ये मिट्टी बहुत आइडल है किस चीज़ के लिए, सीरियल्स और पल्सेस उगाने के लिए, वीट गेहूँ वेहूँ उगाने के लिए ये बहुत अच्छी है, गन्ने उगाने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये क्या था, हमने किसके बारे में देखा, एलुवियल ऑयल के बारे में देखा। ठीक है। तो अभी लिख लो। याद रखना, जैसे नदियों का नाम लिखोगे ना कभी, तो उसके पहले द लगा के लिखना। ठीक है।
ठीक है, तो ये था एलुवियल सॉइल। अब हम ब्लैक सॉइल को देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल कैसा होता है। तो ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है उसको अपन ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, याद रखना। ब्लैक सॉइल जो है उसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये क्या लावा फ्लोज का बना होता है, लावा समझ रहे हो, ज्वालामुखी से जो निकलता है, तो बेसिकली उस वो लावा फ्लोज का बना होता है क्या, ब्लैक सॉइल मोस्टली। ठीक है, स्प्रेड अराउंड द डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पे स्प्रेड है क्या, ये पूरा ब्लैक सॉइल। रिच कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। ठीक है, पोटैश लाइम के बारे में अपन पहले भी देखा था, इसके वजह से जो थी अपनी एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल थी। ठीक है, तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें भी है ये पोटैश है, लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, ये जो कुछ केमिकल्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, देन व्हाट, होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को बहुत होल्ड करके रखता है। देखना कभी भी नोटिस करना, जो पीली मिट्टी होती है या फिर जो अलग अलग मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, वो मॉइस्चर को इतना होल्ड नहीं करके रखती। जो काली मिट्टी होती है, जिसको मोस्टली जो अपना घर की फार्मिंग इन द सेंस जो पौधे वौधे लगाने के लिए गमले वमलों में जो भरते हैं, वो काली मिट्टी भरी जाती है क्योंकि मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड करता है। ठीक है, तो जो पौधे रहते हैं उनको बहुत ही हेल्प मिलती है उससे, तो जो भी है ये मॉइस्चर को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है क्या, काली मिट्टी। देन व्हाट, फाउंड इन स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अपना महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है क्या, ब्लैक सॉइल। अपन अपने मध्य प्रदेश में देखना बहुत यहाँ पे मैदाने हैं सिर्फ ब्लैक मिट्टी की, मतलब ब्लैक सॉइल की। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत पाई जाती है, और भी सॉइल्स पाई जाती हैं लेकिन ब्लैक सॉइल्स बहुत अच्छी अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में भी लिख लो। हाँ, ये भी याद रखना कि भैया हमारी ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, और इसलिए तुम समझ रहे हो इसका नाम ही है ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब इतनी अच्छी है हमारे कॉटन के लिए कि स्पेशली मेंशन्ड है।
ठीक है। इसके बाद अपन कहाँ आते हैं, ये हो गई अपन ने 2 सॉइल डिस्कस करे, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं, रेड एंड येलो सॉइल्स, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल्स की अगर अपन बात करें तो ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, लो रेनफॉल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लो रेनफॉल एरियाज़ में पाए जाते हैं ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, मतलब अपनी जो डेक्कन प्लेटू है, अपन ने देखा ये कुछ स्टेट्स हैं डेक्कन प्लेटू में आ रहे हैं, तो अपने जो डेक्कन प्लेटू है उसका ईस्टर्न और सदर्न पार्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या आने लगता है, रेड और येलो सॉइल्स आने लगती है। अगर अपन मध्य प्रदेश में भी देखें तो कई जगह जो है येलो सॉइल्स पाई जाती है, रेड सॉइल्स पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना। देन वॉट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो ये लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो MCQ बनेंगे कि बताओ कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, मतलब जो बीच के गंगा प्लेन्स है उसके सदर्न पार्ट में भी जो है हमें ये मिलता है क्या, रेड और येलो सॉइल्स। द रेड कलर ऑफ दी सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई डोंट थिंक ये आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि इसका जो रेड कलर है उसकी वजह बताई है इन्होंने, क्या है इसकी वजह, डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत मिलता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। और द सॉइल अपीयर्स येलो इन कलर व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, और यही सॉइल जो मतलब जब ये सॉइल येलो इसलिए दिखती है क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब रहती है, हाइड्रेटेड समझ लो जब इसमें पानी रहता है, हाइड्रेटेड मतलब डिहाइड्रेटेड मतलब जब पानी हट गया, हाइड्रेटेड मतलब जब पानी है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या ये जो सॉइल है ये येलो ही दिखती है, ठीक है। तो ये बताया गया है रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में, ये लिख लो।
तो ये हो गया क्या, रेड एंड येलो सॉइल देख लिया अपने, तीसरे टाइप का सॉइल देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं, लैटेराइट सॉइल देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, ये जो होती है इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते, सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते, फर्टिलिटी इतनी नहीं देती है, ठीक है। दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पूरा डेटा वाला पार्ट है, सब तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, कहाँ के, महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ऑल्दो इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कहाँ यूज़फुल होता है, टी या कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उनको ग्रो करने में, टी लीव्स या कॉफ़ी बीन्स को जो है ग्रो करने में ये काम में आता है, ठीक है। कहाँ पे, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट इरोजन एंड लीचिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉइल को बचाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है इन स्टेट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या, ये टी कल्टीवेशन या कॉफ़ी बीन्स कल्टीवेशन हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, क्या कंजर्व किया जाता है लैंड को अलग अलग मेजर्स से, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कल्टिवेट कैश्यू नट्स इन देयर रेड लैटेराइट सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे और इन्होंने कुछ स्टेट्स की बात की है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये लोग क्या कल्टीवेट करते हैं, कैश्यू नट्स कल्टीवेट करते हैं, कहाँ पे, इसी लैटेराइट सॉइल में, ठीक है। तो ये भी लिख लो। ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, लैटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ा। अब अपन आगे क्या देख रहे हैं, एरिड सॉइल के बारे में। क्या दी सॉइल्स आर फाउंड इन एरियाज विद ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एरिड सॉइल कहाँ होता है, जहाँ क्लाइमेट ड्राई होता है वहाँ पे हमें
एरिड सॉइल पाया जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और मॉइस्चर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमको क्या पाया जाता है, एरिड सॉइल पाई जाती है। दे हैव वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट, लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो मॉइस्चर है या ह्यूमस है ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ड्राई जगह पे है तो इसमें कैसे मॉइस्चर होगा, ठीक है। देन व्हाट, द लोअर लेयर ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ कंकड़ ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। कंकड़ तो जानते ही हो ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट जो है इस सॉइल में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं। द कंकड़ लेयर रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर डीपर इनटू द सॉइल। तो अब क्योंकि यहाँ पे इतने कंकड़, देखो सॉइल है अगर मान लो सिर्फ सॉइल है तो भैया वो पानी अब्जॉर्ब करते पानी को किधर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि सॉइल के थोड़े ही नीचे कंकड़ का एक बहुत बड़ा लेयर आ जाता है, तो क्या होता है कैल्शियम कंटेंट के कारण कि जो पानी जा रहा है अब वो सॉइल तो अब्जॉर्ब कर भी ले एक बार को, लेकिन कंकड़ के कारण वो पानी जो है कभी नीचे नहीं जा पाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, धूप के कारण, गर्मी के कारण ये जो पानी जो नीचे नहीं जा पाया वो वापस उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और फिर से ये पूरी ज़मीन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे पानी अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। दीज सॉइल्स हैव बीन मेड सूटेबल फॉर कल्टीवेशन आफ्टर अंडरगोइंग प्रॉपर इरिगेशन इन वेस्टर्न राजस्थान गुजरात में ऐसी ज़मीनें पाई जाएंगी, ऐसी सॉइल पाई जाएंगी आई मीन। तो यहाँ पे उसको प्रॉपर इरिगेशन के साथ क्या किया जाता है, प्रॉपर इरिगेट करके क्या किया जाता है, यहाँ पे भी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख लो। ठीक है। ये यहाँ से बाद यहाँ पे पॉइंट्स है इसके, ठीक है। ठीक है, अब एक लास्ट सॉइल बचा है अपना, ठीक है। ये क्या है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, सिंपल है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ और माउंटेनियस रीजन्स। सीधी बात है, अगर किसी को फॉरेस्ट सॉइल बोला गया है तो इसका क्या मतलब है कि वो फॉरेस्ट में पाया जा रहा है या माउंटेनियस रीजन्स में जो है ये फॉरेस्ट सॉइल पाया जा रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द रीजन। दे आर फाउंड इन लाइक लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। तो यहाँ पे उन्होंने इस सॉइल के अंदर भी अलग से क्लासिफिकेशन करा है कि जहाँ जहाँ ये पाया जा रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है
कि इसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा है, इसकी फर्टिलिटी में चेंज आ रहा है। जैसे कि ये लोमी और सिल्टी पाया जाता है वैलीज़ में। वैली समझ रहे हो ना, वैलीज़ क्या होती है, जैसे दो माउंटेन्स है तो उसके बीच में जो जगह है, तो इस तरह की वैलीज़ में क्या है कि ये लोमी या सिल्टी पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम इसको अपर स्लोप्स में देखें तो ये कोर्स है, ग्रेन्ड। अच्छा, कोर्स ग्रेन्ड मतलब कि क्या, थोड़ा रूखा है ये मिट्टी, ठीक है। हमने देखा वैली में जो माउंटेन्स के बीच में जो वैली निकल रही है वहाँ पे जो सॉइल है ये अच्छी है, मतलब चिकनी है, सिल्टी है, लोमी है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपर स्लोप्स पे देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यही सॉइल कोर्स हो जा रही है, रूखी हो जा रही है, ठीक है। याद रखना ये चीज़। द सॉइल दैट इज फाउंड इन स्नोई रीजन्स अंडरगो डिग्रेडेशन आर एसिडिक इन नेचर एंड हैव वेरी लो कंटेंट ऑफ ह्यूमस, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है फॉरेस्ट सॉइल के बारे में कि जो स्नोई रीजन्स में पाई जाती हैं, ये सॉइल जब स्नोई रीजन में पाई जाती हैं तो ये डिग्रेडेशन में चली जाती है, मतलब कि ख़राब होने लगती हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, और इसमें ज़्यादा लो कंटेंट ऑफ ह्यूमस, मतलब कि इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे तुम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हो अगर ये स्नोई रीजन में है तो, ठीक है। तो ये लास्ट है फॉरेस्ट रीजन, ये लिख लो, ये लिख लिया। ठीक है। इसके बाद बस एक टॉपिक और बचा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्या है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। मैंने बोला था सॉइल इरोजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। द डिस्प्लेसमेंट एंड वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। ये डेफिनेशन है सॉइल इरोजन की। क्या, जब एक जगह से सॉइल जो है डिस्प्लेस मतलब कि वहाँ से हट जा रहा है या फिर वॉश डाउन हो जा रहा है पानी वानी के थ्रू, हवा के थ्रू, वहाँ से उड़ के सॉइल कहीं और चले जा रहा है, तो उसको हमने क्या बोला है, सॉइल इरोजन बोला। ये डेफिनेशन है सॉइल इरोजन की। अब क्या, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मतलब ये जो इरोजन है ये दो प्रकार का है, गली इरोजन और शीट इरोजन, ठीक है। अब ये गली इरोजन के बारे में देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गलीज और डीप कैनल्स ऑफ रनिंग वाटर दैट कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैड लैंड्स इज कॉल्ड गली इरोजन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब गली बन जा रही है ड्यू टू वाटर मेनली, जब किसी ज़मीन पे जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है जा रहा है या वो गलीज के थ्रू जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ की जो क्लेई सॉइल है उसको पानी बहा के ले जा रहा है। तो भैया वो बहा के तो ले जा रहा है, वो कहीं पे जाके डिपॉजिट करता होगा, लेकिन जो ज़मीन है वहाँ पे तो इरोड हो जा रहा है ना, वहाँ के सॉइल मिनरल्स तो चले जा रहे हैं। तो इसे हमने क्या बोला है, गली इरोजन। वहीं पे अगर हम शीट इरोजन की बात करें, इन शीट इरोजन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ शीट कॉजिंग द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल और सॉइल इरोजन। इसमें भी वाटर के थ्रू ही इरोजन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ वाटर जो है
बहुत बड़े एरिया से गुजर रहा है, तो क्या उसको कहेंगे हम शीट इरोजन कहेंगे, ठीक है। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू सॉइल इरोजन, मतलब क्या चीज़ें हैं जो सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव ग्रेजिंग, माइनिंग, मैंने बताया था किस तरीके से वो जो ये 3 चीज़ें परेशान कर रही हैं लैंड को। देन व्हाट, नेचुरल फोर्स, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर फ्लो, मतलब ये हम नहीं कर रहे लेकिन तो भी हो रहा है, हवा चल रही, हम थोड़ी चला रहे हो तो चल रही है। वाटर फ्लो जो है, कहीं से नदियाँ बह रही है, तो उसमें हमारी गलती नहीं, इंसानों की नहीं है, वो तो हो रहा है, नेचुरल रीज़न है, तो उसके वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। ग्लेशियर जो पिघल रही हैं, उनके चक्कर में जो प्रॉब्लम्स आ रही, तो भैया हमारी रीज़न नहीं है, वो नेचुरल प्रॉब्लम है जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है सॉइल इरोजन में। मेजर, अब मेजर्स अपन बाद में देखेंगे, पहले इतना लिख लो। ठीक है। तो अभी अपन मेजर्स देखेंगे कि कैसे हम जो ये सॉइल इरोजन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को जो है रोक सकते हैं। तो सबसे पहला हमने 3 चीज़ें देखेंगे इसमें। सबसे पहली चीज़ क्या है? काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग इज अ टेक्निक इन मॉडर्न फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स प्लॉगिंग ऑफ सॉइल अलोंग द काउंटर लाइन्स. Plogging around the counter lines provides many advantages. It prevents the water from running down the slope. Also, when the soil is plogged along the counter lines, the furrows that are created follows the line that link points of the same height. This helps in stopping the downward flow of water and prevents erosion. तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि ये एक टेक्निक है मॉडर्न फार्मिंग की, मतलब ये फार्मिंग से रिलेटेड है क्या काउंटर प्लॉगिंग वाली चीज़, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम प्लॉग करते हैं सॉइल को अलोंग द काउंटर लाइन्स, मतलब कि वो जो हम तुम लोगों ने खेतों में देखा होगा जब भी कुछ बनता है तो ऐसे जो डिवीजन्स कर देते हैं हम, ठीक है,
यहाँ पे पानी रह जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब बहुत तेज़ से पानी आएगा भी तो उसको क्या मिलेंगे, बहुत सारे वो मिलेंगे, हर्डल्स मिलेंगी, वो आसानी से पानी फ्लो नहीं हो सकता, उसकी फोर्स को बहुत ज़्यादा स्टॉपेज मिलेगी, ठीक है। और इस स्टॉपेज की वजह से जब पानी का फोर्स कम होगा तो सॉइल को इतनी तेज़ से पानी बहा के नहीं ले जा पाएगा, सॉइल नहीं जाएगी आसानी से। और दूसरी चीज़ क्या, अब ये जितने भी अपन ने प्लॉट बनाया वहाँ पे क्या प्लांटेशन हुई है, तो उनकी जड़ों ने भी जो है इसको अच्छे से पकड़ा हुआ है, किसको, मिट्टी को। तो इसमें भी जो है अपनी मिट्टी अपन लूज नहीं करेंगे। तो ये क्या टेक्निक है, काउंटर प्लॉगिंग की टेक्निक है। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने सॉइल को बचा रहे हैं इस मॉडर्न फार्मिंग के मेथड से। आगे क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन ऑर्डर टू कंजर्व द सॉइल लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स इन प्लेन एरियाज, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि प्लेन एरियाज जो है, मतलब कि जो सीधी सीधी एरियाज है, वहाँ पे जो एरिया उनको स्ट्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, हमें स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। अंडर दिस स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर अलाउड टू ग्रो इन बिटवीन द रो ऑफ क्रॉप्स। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द विंड एंड प्रिवेंट विंड इरोजन, ठीक है। तो भैया यहाँ पे विंड इरोजन जो है वो नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि अगेन वही हर्डल्स वाली चीज़ आ रही है। तो जैसे ही हर्डल्स आ रहे हैं तो जो बहुत तेज़ी से विंड फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको बार बार हर्डल्स आ रही है। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है तो वहाँ पे विंड अच्छे से फ्लो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी है, यहाँ पे अगर विंड फ्लो होगा तो उसको बार बार हर्डल्स आएंगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी विंड तेज़ी से फ्लो नहीं हो सकता और इसी वजह से सॉइल जो है उड़ के कहीं जा नहीं सकती। ये कहाँ हो रहा है, अपने स्ट्रिप क्रॉपिंग में, ठीक है। अगर हम प्लांटिंग शेल्टर बेल्स की बात करें, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन रोज क्रिएट्स अ शेल्टर। द रोज ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू स्टॉप विंड इरोजन आर कॉल्ड शेल्टर बेल्स। तो यहाँ पे ट्रीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे खेती की बात नहीं, फार्मिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रीज़ की बात हो रही है। जब हम ट्रीज़ लगा रहे हैं तो इसमें ट्रीज़ में भी वही बात है कि हमने रोज में जो है ट्रीज़ को लगा दिया। तो अब जब रोज में ट्रीज़ लग रही है तो क्या हो रहा है, अगेन इन लोगों को हर्डल आ रही है, किसको, विंड जो है, विंड का जो फोर्स आ रहा है उसको हर्डल्स आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे पेड़ है तो उसको सबसे ज़्यादा विंड लगेगी, उसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी विंड के, लेकिन इसके बाद तो उसने रोक दिया ना विंड को। अब यहाँ पे कम लगेगी, यहाँ पे और कम लगेगी। तो इस तरीके से जो है हमने रोज में पेड़ों को लगाया हुआ है, क्यों, ताकि वो विंड इरोजन से लैंड को बचा सके, ठीक है। इसे बोला है प्लांटिंग शेल्टर बेल्स, ठीक है। हमने बेल्स बनाए हुए हैं ट्रीज़ की, ठीक है। तो लिखवा दूँ कि मैं अगली क्लास में लिखवा दूँ? ख़त्म हो गया वैसे ये चैप्टर, लेकिन मैं ये जो लास्ट में मैंने तुम लोग को बताया उसके नोट्स में तुम लोग को लिखवा दूँगी, फिर भी इसके आगे कुछ नहीं है।